बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनुअल प्रैक्टिस माई लेक्चर नंबर 27 है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बात की। लास्ट लेक्चर में जो हमारा फोकस रहा वो हमारे पास रहा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। फिर उसके साथ हमने बात की इन्वायरमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। कल्चर हमने बात की कि कल्चर हमारे पास एक सेट ऑफ बिलीफ होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो विद टाइम हमारे पास जो है वो स्टेबल होती हैं, स्टेब्लिश होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर हमारे पास होता है वो स्ट्रांग भी हो सकता है, हमारे पास वीक कल्चर भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांग कल्चर दे आर द मोर फोकस्ड, ठीक है, वहां पर जो आपके पास सेट्स होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको आपने जो है फोकस करना होता है, फॉलो करना होता है हमारे पास। सिमिलरली हमने फिर बात की डायमेंशंस ऑफ द कल्चर कि कल्चर जो है वो किस तरह का है, उसकी डायमेंशंस जो है वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो तीन चीजें देखी। हमने कहा जी कि हमारे पास जो कल्चर आपके पास है उसमें जो आउटकम ओरिएंटेशन है वो कैसी है, कि यहाँ पर जो कल्चर है उसमें व्हाट आर द मैनेजर्स एक्सपेक्टेशंस। आउटकम लेवल के ऊपर जब हम मैनेजर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो क्या मैनेजर्स जो है उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये है कि काम कैसा किया गया, या ये है कि काम किस तरह से किया गया, ठीक है। दे आर मोर समथिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टास्क, ठीक है, दैट वेदर टास्क इज कंप्लीटेड और नॉट, और दे आर मोर इंक्लाइंड कि हाउ दैट टास्क वाज कंप्लीटेड, ये टास्क किस तरह से कंप्लीट हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है दैट वेदर दे आर द टीम फोकस्ड और दे आर द इंडिविजुअल फोकस्ड, वहां पर जो है वो टीम प्रेफरेंसेस ज्यादा हैं या जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है वो आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है। मीन हमारे पास ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस चीज पे फोकस कर रही हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा। वो ये चाहती है हमारे पास कि जो वर्कर्स हैं वो इंडिविजुअली काम करें या जो वर्कर्स हैं वो टीम में काम करें, ठीक है। अगर हम आमतौर पे देखें तो हमारे पास जो टीम्स होती हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, टीम ज्यादा क्रिएटिव आपके पास होती हैं, और टीम में जो आपके पास काम जो होता है वो आपके पास ज्यादा जो है वो स्टेबल आपके पास होता है, और आपके पास समथिंग लाइक के मोर क्रिएटिव वर्क जो है वो आपको टीम्स के अंदर नजर आता है, ठीक है। दैट्स वाई के साइंटिस्ट और लैब्स तमाम जो है एक रिसर्च टीम के अंदर जो आपके पास जो है वो काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ट्रेड्स की बिना पर जो है वो लिमिटेड काम कर सकता है, लेकिन वो एक क्रिएटिव या इस तरह काम करना चाहिए तो उसके लिए जो है फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, कि वो किस तरह से चीजों को जो है देखते हैं, वो मतलब टीम ओरिएंटेड ज्यादा है या हमारे पास जो है वो टास्क ओरिएंटेड है, या किस तरह सेटअप आपके पास है। फिर हमने एक और बात की हमारे पास कि हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, एम्प्लॉयज जो है कल्चर कहाँ से सीखती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक दो चीजें देखी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जी रिचुअल, जो हमारे पास पुरानी ओल्ड जो आपके पास हीरोज हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, उनको देख कर फॉर एग्जाम्पल वो सीखते हैं, ठीक है। या आपके पास कुछ फिजिकल माइलस्टोन्स ऐसे आपने एडजस्ट किए हैं जो कि इस चीज को याद दहानी कराता है कि ये हमारे पास एक्टिविटीज हुई थी और हमने इसका कंट्रीब्यूट किया। या आपके पास जो ओल्ड स्टोरीज हैं, जो आपकी ओल्ड हिस्ट्रीज हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बनी और एक जगह पर आई और स्टेबल हुई, वो तमाम जो सक्सेस स्टोरीज हैं ओल्ड, वो आपके पास हेल्पफुल हो सकती हैं एक एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सीखने के अंदर, ठीक है। अनदर हमारे पास ये है कि रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास की ऑर्गेनाइजेशन को रिमाइंड करवाना बार बार एक चीज का कि जी हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के लिए चीज फोकस करते हैं 80% अटेंडेंस इज मस्ट, कि अगर आप 80% अटेंडेंस लगाएंगे तो वरना नहीं होगा। हमने नोटिस बोर्डों के ऊपर, हमने क्लासरूम के जो व्हाइट बोर्ड है वहां पर भी लिख के लगाया होता है जी 80% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। तो ये चीजें क्या आपके पास एक्चुअली दिस इज सॉर्ट ऑफ कल्चर कि हम बच्चों के ज़हन में वो चीज़ बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कल्चर है कि आपको क्लास अटेंड करनी है, 80% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। तो ये चीज़ें आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्ड करने में जो है वो सपोर्ट करती है यहाँ पर। इसके अलावा जो हमारे पास हैं, जो आपके पास को फाउंडर्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका विजन मिशन है, उनका विजनरी होना भी एक जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बिल्ड करता है। बट मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपके पास होता है वो आपके पास जो आइडियोलॉजी ऑफ द फाउंडर्स होती है, को फाउंडर्स होती है, उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंड ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज दे पोजेस। फॉर एग्जांपल वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बिलीव करते थे या वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बिलीव करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अगर वो बिलीव करते थे तो इट्स मीन दैट दे आर द क्रिज्मेटिक पर्सन्स, दे आर रोल मॉडल्स, ठीक है, उनकी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होगी, दे आर ओपन टू शेयर द इंफॉर्मेशन, समथिंग लाइक दे आर मोर समथिंग दे आर मोर ऑब्जर्वेंट, ठीक है, वो ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे, एंड दे ऑलवेज पुश द एम्प्लॉयज
टू समथिंग इम्प्रूव देयर क्वालिफिकेशन, टू एडवांस देयर कैरियर्स, वो ज़्यादा एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, पुश करेंगे उनके कैरियर्स एडवांसमेंट के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं आपके पास एक कल्चर को बनाने में, कल्चर को बिल्ड करने में। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन हम इसको एडवांस लेवल पर आज बात करेंगे कि हमारे पास कितने डिफरेंट लेवल्स की एंट्रीज होती हैं। जब एक नया बंदा आता है तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में क्या बनता है, थर्ड में जो है वो कहाँ तक उसको पहुंचाया जाता है। तो सोशलाइज मतलब हमारे पास करने के, आप जब नया एम्प्लॉय लेते हैं, जब उसे आप नया जो है वो रोल, कोई वर्क रोल जो है आप अलॉट करते हैं, तो वो किस तरह से उस वर्क रोल को जो है वो अडॉप्ट करे, या अडेप्ट हमारे पास जो है वो करे। तो हमारे पास जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन है, अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द न्यू वर्क रोल। ठीक है, एम्प्लॉय इज गोइंग टू अडेप्ट द वर्क रोल, ठीक है, इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू हिम। जो भी हमारे पास एक सेटअप, उसके अंदर उसने जो है काम करना है, चीजों को एडजस्ट करना है, तो किस तरह से उसको जो है आगे जाकर अडॉप्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन है हमारे पास, जिसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस है एक एम्प्लॉय की, तो वो किस तरह से आता है, उसके पास नॉलेज कहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, देन उसका जो मॉडरेट है, देन उसका जो फाइनलाइजेशन स्टेज है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हम 3 स्टेजेस जो हम उसकी बात करेंगे, इट विल कम अंडर द सोशलाइजेशन प्रोसेस। बट हमारे पास जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इट हेल्प एम्प्लॉयज इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड whenever individual change job। ठीक है, आपके पास एडजस्टमेंट का होना जरूरी है whenever individual change job, क्योंकि सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि जब आप एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उस नए एम्प्लॉय को आप एकदम उस कल्चरल वैल्यूज के अंदर सेटअप में नहीं ला सकते। ही विल टेक टाइम टू एडजस्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, अपने सेटअप है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपोजर है, वहां जो काम करता रहा, वो उससे अब नई जगह पर आया है, तो ऑफ कोर्स ही विल टेक टाइम टू अडॉप्ट द न्यू कल्चर, न्यू वैल्यूज, न्यू सेटअप, न्यू नॉर्म्स एंड बिलीव्स। उसे थोड़ा टाइम लगेगा उसे एडजस्ट होने में। तो एम्प्लॉय शुड बी कंसिडरेट अबाउट समथिंग लाइक दैट। एम्प्लॉयर को इस चीज के ऊपर जो है कंसंट्रेट होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सोशलाइजेशन प्रोसेस का। सोशलाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या चीज है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस दैट हाउ मैनेजरियल डिसीजन इफेक्टेड बाय द कल्चर। हमारे पास जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस का, इन 4 फंक्शंस के अंदर जो आप डिसीजन मेकिंग करती हैं, वेदर कल्चर इफेक्ट दैट और नॉट, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की। जैसे हमने अभी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन की बात की, अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ऑफ न्यू वर्क रोल। ठीक है, देन एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड whenever individual change the job. There are few assumptions for the employee socialization. The first assumption is that socialization strongly influence employee performance and organizational stability. ठीक है, आप इस चीज को जो है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द रिसर्च दैट सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग समथिंग फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, द मोर सोशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर, द मोर इज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, जितने ज्यादा सोशलाइजेशन का आपका जो प्रोसेस है वो मैच्योर होगा, आइडेंटिफाइड होगा, अच्छी तरह से आप उसको परफॉर्म करेंगे, एम्प्लॉय जो है वो उतना ही क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि हमारे पास उसकी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो होगी आपके पास जो होगी वो बढ़ेगी। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, एंड इट इज आल्सो अ साइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैच्योर होगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सोशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, दे आर द मोस्ट contributing factors towards the organizational performance. Provide information on how to do the job and ensuring organizational fit. Socialization process का जो सबसे important पहलू है वो आपके पास ये है कि organization जो है वो एम्प्लॉय को जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो एटलीस्ट उसे जो है वो क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट योर जॉब इज, आपने क्या काम करना है, टू whom you report, what are your responsibilities। ठीक है, एंड मीन समथिंग टास्क आपने कैसे परफॉर्म करना है, किस टाइम पर है, किस पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपने जॉब रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने जॉब को जो है फुलफिल करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है इंश्योर किया जाता है और देखा जाता है कि आप किस तरह से जो है चीज़ों को जो है वो आप जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस हमने यहाँ देखा कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू डू द जॉब एंड इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फिट।
or job, you have to do the job which is according to the organizational requirement, that fit with the organizational requirement. New members suffer from anxiety which motivate them to learn the values and norms of the organization. Of course, whenever some new member join the organization, there is some initially you feel anxiety, क्योंकि आपके पास awareness नहीं होती, नए members होते हैं, location नहीं आपके पास होती है, ठीक है, information ज़्यादा आपके पास नहीं होती. तो socialization is the process which help employees to stabilize himself within the organization environment, ठीक है, and something उस जो organization के norms and values उसके बारे में जो information है वो जो है आपको जो है यहीं से जो है वो पता चलेगी socialization के process से. Socialization के process की जो 3 phases हमारे पास हैं उसमें first of all we have the pre-arrival stage. This is the stage when employee आता है और join करता है organization को. Individual arrive with a set of the values, attitude and expectations which they have developed from the previous experience and the selection process. ठीक है, अब यहाँ पर जो है organizations की norms and values अभी start नहीं हुई. अभी यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू फेज के ऊपर है. ही ऑलरेडी हैव द माइंडसेट, ही ऑलरेडी हैव हिज ओन वैल्यूज, ही ऑलरेडी हैव हिज ओन एक्सपीरियंस. जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस जो जॉब कर रहा था वहां की नॉर्म्स एंड वैल्यूज अभी तक स्टिल ही हैज विद दैट माइंडसेट. अभी तक उनका माइंडसेट जो है वही है जो प्रीवियस था, चेंज नहीं हमारे पास हुआ. इन द सेकंड फेज, learning before joining the organization, whatever he learned before joining the organization, it is come under the pre-arrival phase. The second part of the socialization process, it is about the encounter stage. Encounter stage में हमारे पास क्या होता है? Individual discover how well their expectation match realities within the organization. Of course, everybody have the expectations, और employee जब आता है एक job करने के लिए तो he has some expectation with that organization. अब यहाँ पर employee जो है उस चीज को जो है वो compare करता है that how much his expectations, how much that very specific organization is meeting his expectations. ठीक है, अगर उसके expectations जो है वो meet हो रही हैं उस organization के अंदर, it's mean कि उसका satisfaction level, जो job performance वो आपके पास की होगी वो enhance होगी. अगर there is a difference between the job expectation and the current situation within the organization, तो फिर आपके पास maybe the stress, anxiety level बढ़ना, तो performance level का गिरना, these are maybe some of the initial symptoms within that individual. Where differences exist, socialization occur to influence the employee with the organization standard. Where differences exist or socialization occur to influence the employee with the organization standards. अगर differences exist करते हैं तो socialization employee को help करती है कि ये हमारे पास job standards हैं, you have to work according to these job standards. Then हमारे पास जो employee है वो आपने खुद क्या करता है वो adjust करता है. Socialization cannot solve all issues, therefore RJP is very significant. ठीक है, तो हमारे पास this thing is something. जो हमारे पास another, हमारे पास जो last phase socialization का, that thing is called metamorphosis phase. ठीक है, metamorphosis phase में हमारे पास ये कि individual अब जो है वो stable हो चुका है. He already know what are the organization norms and values, what is the culture. He already adopted the culture and now he is performing well according to the organization norms and values. Individual have adapted to the organization, feel accepted and knows what is accepted of him. Now once he himself accepted the organization norms and values, now he know that what is organization is expecting from me. अब वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और आपके पास क्या करेगा, परफॉर्मेंस अपनी जो है वो आपको देगा. अगर हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस को देखें तो आपको जो आउटकम्स में 3 चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर. अब आउटकम में देखें, प्रोडक्टिविटी है, कमिटमेंट है, टर्नओवर है. अब यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीजें तब आई जब आपके पास तीनों फेजेस जो हैं सोशलाइजेशन कंप्लीट हुए. तीसरे फेज के बाद उसकी जो है प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई, तीसरे फेज के बाद उसकी कमिटमेंट लेवल बढ़ा और तीसरे फेज के बाद जो है उसका जो जॉब टर्नओवर वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास स्टार्ट हमारे पास हुआ. ठीक है, वेदर ही वांट टू क्विट और वेदर ही वांट टू रिटेन हिमसेल्फ हियर. तो हमारे पास तीनों चीजें जो है वो तीनों फेजेस के ऊपर है. इट्स मीन कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो जब प्रोडक्टिव होता है वो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो आकर जो है वो प्रोडक्टिव आपके पास होता है. यहाँ पर प्री अराइवल हमारे पास जब आपने ज्वाइन किया, इनकाउंटर यू आर इन द मिडिल फेज, आपने जो है आप अपने आप को एक्सपेक्टेशंस देखते हो कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं या नहीं है, या आप देखते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन के अंदर मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही. ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंपेयर करते हो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ. देन एट द मेटामॉर्फोसिस लेवल दैट यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड द एनवायरनमेंट एंड नाउ यू नो बेटर दैट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. आप उसके मुताबिक फिर क्या करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको एनहांस करते हो, अपना कमिटमेंट लेवल उसको एनहांस करते हो. एंड देन द थर्ड थिंग इज द टर्नओवर लेवल.
अगर हम इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में देखें तो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन हमारे पास 3 है, प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज, इनकाउंटर स्टेज एंड देन वी हैव द रोल मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एट द मेटामॉर्फोसिस फेज जो हमारे पास था। प्री एम्प्लॉयमेंट फेज में हमने 3 चीजें देखी, आउटसाइडर के यू आर अ न्यू एम्प्लॉय, आप आउटसाइड से अभी आए हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर जस्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस फेज के अंदर यू ऑलरेडी हैव योर ओन वैल्यूज, योर ओन कल्चर, यू और हैव वॉट आपकी जो प्री हिस्ट्री के अंदर जो भी आपका एक्सपीरियंस था ओल्ड, वो आपके पास इनिशियली आपके पास वो है। आप ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपने जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की, इस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। ठीक है, मेरी किस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन में चीजें पूरी उतरेंगी, मैं किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है खुद को पूरा उतारूंगा। फॉर्मिंग साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके पास एक्चुअली यू आर जस्ट एडजस्टिंग योर सेल्फ विद इन दैट सिनेरियो, विद इन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो असल में एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली मेंटली जो है वो क्या करते हो, एडजस्ट करते हो विद इन दैट स्पेसिफिक सेटिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास है। ठीक है, तो जब तक आप मेंटली एडजस्ट नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने बात की कि इनिशियली न्यू कमर एग्जाइटी के फेज में आपके पास होता है बिकॉज ही डोंट नो व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज, उसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। ऐसे जब उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है देन साइकोलॉजिकली मेंटली ही ट्राई टू एडजस्ट हिमसेल्फ विद इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन और सिनेरियो। इनकाउंटर फेज में न्यू कमर टेस्टिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है या मीट हमारे पास नहीं कर रही। अब जब हमारे पास लास्ट फेज है मेटामॉर्फोसिस फेज, हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रोल मैनेजमेंट फेज। इसके अंदर आप देखते हो इनसाइडर, नाउ यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू आर इनसाइडर। ठीक है, चेंजिंग रोल्स एंड बिहेवियर, नाउ यू चेंज योर रोल, यू चेंज योर behavior because you want to do something outstanding, you want to perform for the organization। अब आपका कमिटमेंट लेवल हाई है, जब आपके पास कमिटमेंट लेवल हाई होगा तो तब आप जो है अपने रोल्स और बिहेवियर को चेंज करोगे और उसको मोल्ड करोगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, नाउ यू स्टार्ट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वेदर इट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस। इसलिए आप अपने पर्सनल, इंट्रा डिपार्टमेंटल, ठीक है, इंटरपर्सनल सबको आप क्या करते हैं, उनको आप जो है वो उनको आप साइड पे करते हैं एंड यू जस्ट फोकस ऑन द समथिंग वट एवर यू जस्ट कमिटेड समथिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। उस आप कमिटमेंट लेवल में जो उसको आप एनहांस करते हो। मैनेजरियल डिसीजन इफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास जो डिफरेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग हमारे पास जो है और कंट्रोलिंग। इसके अंदर जो है किस तरह से कल्चर जो है वो इफेक्ट करता है इस डिसीजंस को, हम इसके ऊपर बात करते हैं। प्लानिंग के अंदर हमारे पास क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान शुड कंटेन, वेदर प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल और टीम्स। हमारे पास ये कल्चर के फैक्टर्स हैं सारे के सारे। डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान शुड कंटेन, क्या कल्चर जो है इस चीज को काउंटर करता है, इनकाउंटर करता है कि जो डिग्री ऑफ रिस्क जो प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है वो उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कल्चर है कि प्लानिंग फेज के ऊपर जो है जो रिस्क, फॉर एग्जाम्पल आप प्लान करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनती है, फिर इंप्लीमेंट आपके पास होता है। तो प्लानिंग फेज इज द मोस्ट क्रूशियल फेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लानिंग फेज के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह से उस चीज को जो है वो एनकाउंटर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, वेदर प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल और टीम्स, जो स्ट्रेटजी बन रही है, जो प्लानिंग आपके पास हो रही है, वेदर इट इज अ टीम वर्क और एक बंदा है टॉप मैनेजमेंट सीईओ है, ही इज जस्ट मेकिंग और ही इज प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग। कल्चर इट्स अगेन कल्चर, हमने कल्चर के अंदर बात की थी आपके पास, ठीक है, कि हमारे पास टीम वर्क है या हमारे पास इंडिविजुअल वर्क है, क्या है फोकस उस ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये डायमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की कि वेदर वहाँ पे टीम वर्क पे फोकस है या कि इंडिविजुअलिज्म पे आपके पास जो है वो ज्यादा फोकस है। द डिग्री ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन विच मैनेजमेंट विल एंगेज, ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमारे पास क्या है कि आपने इन ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरमेंट को भी देखना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी देखना है। हम जब भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से पहले हम जो है स्वॉट एनालिसिस करते हैं। वी शुड लुक फॉर द इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेस, we also look for the external opportunities and we look for the external threats। ठीक है, हम environmental scanning करते हैं, हम internal strength और हम अपने इंटरनली स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नली भी स्कैन करते हैं। देन वी शुड कम अप विद समथिंग अल्टरनेटिव विद अपॉर्चुनिटीज, देन वी लुक फॉर द स्ट्रेंथ। हमारे पास पूरे एक स्वॉट एनालिसिस डिसीजन मैट्रिसेस बनती है, ठीक है। फिर हम इसको हम जहाँ पे देखते हैं, तो इस प्लानिंग फेज के लिए आपके पास स्वॉट एनालिसिस समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मैनेजमेंट विल एंगेज, क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो एक फैक्टर है जिसको ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो इट्स अगेन ऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह से प्लानिंग को जो है वो बेहतर बना सकती है, हमने उसके बारे में बात की। देन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हाउ मच ऑटोनॉमी शुड बी डिजाइंड इनटू द एम्प्लॉयज जॉब। एम्प्लॉयज जॉब के अंदर कितनी जो है वो ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो खुद से कुछ डिसीजन ले सके, खुद से रिस्क ले सके, खुद से कुछ चैलेंज खुद को दे सके, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके अपनी जॉब को, या जस्ट स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर्ड जॉब है, ही हैज टू डू दिस एंड ही इज जस्ट रिपीटिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, या उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन डू समथिंग क्रिएटिव, he just something incorporate his own thinking, his own thoughts, क्या वो कर सकता है। This is what here, whether task should be done by the individuals or in team। again हमारे पास जब planning हुई, task assign हुए आपके पास, now you are organizing the things। organizing mean that you are just assigning tasks to the expert people, you are assigning tasks according to the specialization of the persons। तो क्या यहाँ पर जो है आप again जो है वो टीम के अंदर जो है वो task allocate कर रहे हैं, या यहाँ पर जो है again your focus is on the something individuals। अगेन यहाँ पर आपके पास कल्चर के ऊपर बात हो रही है। द डिग्री टू विच डिपार्टमेंट मैनेजर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, वेदर इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन भी है, डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है कल्चर के अंदर है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, सिनर्जी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास कल्चर उसको सपोर्ट करता है, सिनर्जी को यह सपोर्ट नहीं करता। अगेन दिस इज here, then another thing we have the leading, the degree to which managers are concerned with increasing employee job satisfaction। leading is one of the leadership factor, ठीक है, it is the way you just influence your employees। तो लीडरशिप का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, वेदर दे आर द लीडर्स, दे आर द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, और वेदर दे आर द ट्रांजैक्शनल लीडर, ठीक है, कि किस तरह की लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है तो इट्स मीन दैट दे एक्ट एज अ रोल मॉडल, ठीक है, क्या मतलब कि मैनेजर्स दे आर मोर कंसर्न विद द जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल, मैनेजर्स दे आर मोर कंसर्न इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट विद इन द एम्प्लॉयज, उसके बारे में ज्यादा फोकस होगा। दे आर द इंफॉर्मेशन इज more open, the managers are open to discuss the problems with the employees, ठीक है, एक open door policy है, ठीक है, you can discuss, you can come to office, you can discuss the problem, ठीक है। another thing हमारे पास important thing है that the managers they are more concerned with the something with the advancement of the career of their employees, मतलब concerned हैं आप, ठीक है। तो कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट लीडरशिप स्टाइल्स आर अप्रोप्रिएट, मीन आप किस तरह लीडरशिप स्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। द पावर प्रोवाइडेड, आप उसको किस तरह से मतलब उस पावर को आप यूज करते हैं, वेदर यू आर द समथिंग अथॉरिटेटिव बिहेवियर आपका, या आप डेमोक्रेटिक स्टाइल के मालिक हैं, या मतलब आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर आपका जो है वो जो फोकस है, व्हाट लीडरशिप स्टाइल यू आर एक्चुअली फोकसिंग, दिस थिंग अगेन मैटर्स अ लॉट हियर, ठीक है। Another important thing, whether all disagreements, even constructive ones, should be eliminated। Again, this is a part of the organizational culture कि आप यहाँ पर जो है whether all disagreements, even constructive ones, should be eliminated, आप उनको भी eliminate कर देते हैं या नहीं करते। कंट्रोलिंग का जो हमारे पास है वो लास्ट एलिमेंट आपके मैनेजमेंट फंक्शन का, यहाँ पर जो हम बात करते हैं whether to impose external control or to allow employees to control their own action। सेकंड चीज हम जिसको हम इंश्योर करते हैं यहाँ पर what criteria should be emphasized in employee performance situation evaluation, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, यहाँ जो परफॉर्मेंस है उसको हम एवेल्युएट करते हैं, वेदर यू आर एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑन द हार्ड वर्क डन और यू आर जस्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज विद द स्टैंडर्ड्स, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स ये हैं, इसके मुताबिक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है होना जरूरी है कि आप उसके साथ उसे मैच करके ऐसे करते हैं, किस तरह से आपका सेटअप है। व्हाट रिपरकशन विल बी अकर ऑफ फ्रॉम एक्सीडिंग वंस बजट, अगर आपके पास जो है आप क्या मेजर्स लेते हैं, अगर आपके पास जो है बजट जो है ओवरऑल एक्टिविटी के बजट जो है वो असाइन बजट से ज्यादा हो जाता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या कहता है कि आपने क्या करना है उस जगह पर जो है, something like that, these are all the requirements। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के जो इश्यूज हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास है क्रिएटिंग एन एथिकल कल्चर्स, एंड देन सेकंड वी शुड डिस्कस what is creating and what if we create an innovative culture। These are two different kinds of culture। First of all we should discuss creating an ethical culture, and then we discussed about creating an innovative culture। Ethical culture high in risk tolerance,
लो टू मॉडरेट एग्रेसिवनेस, फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज आउटकम। एथिकल कल्चर्स के अंदर जो हमारा फोकस होता है ज्यादातर हाई इन रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। हमारे पास लो टू मॉडरेट एग्रेसिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज द आउटकम्स, हम जो है वो रिस्क के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करते हैं। हाई इन रिस्क टॉलरेंस, रिस्क जो टॉलरेंस है, ठीक है, टॉलरेंस लेवल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क का वो जो है वो हाई है। इट्स मीन हमारे पास जो रिस्क टॉलरेंस है उसको जो है वो हाई है, रिस्क को आपने जो है वो उसको आपने मिनिमाइज करना है। सेकंड थिंग, लो टू मॉडरेट एग्रेसिवनेस, लो टू मॉडरेट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एग्रेसिवनेस का लेवल है, ठीक है, हाउ एग्रेसिव द ऑर्गेनाइजेशन इज या मैनेजमेंट इज, वो हमारे पास लो टू मॉडरेट लेवल है। हमारे पास यहाँ पर एग्रेसिवनेस इतनी ज्यादा आपके पास जो है वो नहीं है। फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज द आउटकम, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द रॉ मटेरियल के इनपुट हमारे पास क्या होगी, हमारे पास आउटकम जो है वो हमारे पास क्या आएगी। इट्स मीन दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन द जॉब ओरिएंटेशन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्रिएटिविटी, बिकॉज आपके पास जहाँ पे रिस्क जो है वो भी मिनिमम लेवल पे आप ले रहे हैं, फिर एग्रेसिव भी जो आप लो टू मॉडरेट की तरफ हैं, ठीक है, एग्रेसिव भी आप ज्यादा नहीं है। तो फिर आपका थर्ड फोकस ये है कि आप मीन्स और आउटकम के ऊपर फोकस करेंगे। इनपुट ये थी, आउटकम आपके पास ये आई है। देन इट्स मीन दैट यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी, टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, ठीक है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्रिएटिविटी। जब हमारे पास क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर, बट इफ यू वांट टू क्रिएट एन इनोवेटिव कल्चर विद ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू टेक रिस्क, ठीक है, the risk is high, it's mean that the progress of performance is also high। जहां भी आपके पास जब रिस्क का फैक्टर आता है वहां मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। जब आपके पास मिस्टेक्स होंगी तो आपके पास जो लर्निंग प्रोस्पेक्टिव है, जो क्रिएटिविटी का फैक्टर है, वो आपके पास जरूरी होता है। कभी भी आप इनोवेटिव या आप क्रिएटिव नहीं हो सकते जब तक आपको मिस्टेक का चांस ना मिले। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे आप नई चीज इजाद कैसे करेंगे। एडिसन ने, जब हमारे पास एग्जांपल है, एडिसन ने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फेल्ड टू समथिंग इनोवेट अ बल्ब। 1001 एक्सपेरिमेंट में वो बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। समबॉडी आस्क्ड हिम, उनको कहा गया एडिसन को कि जी आपने 1000 एक्सपेरिमेंट जो किए, जो फेलियर थे आपके 1000, तो क्या आप उन्हें फेलियर कंसिडर करते हैं? ही सेड नो, इट इज नॉट अ फेलियर, ये मेरे पास फेलियर नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैंने 1000 डिफरेंट वेज जो है वो डिस्कवर किए जिसकी वजह से जो है बंदा जो है वो फेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग समथिंग, ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे। 1000 टाइम 1000 डिफरेंट, मतलब कि मेरे पास वो प्रोस्पेक्टिव्स हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगेन देयर इज अ लर्निंग विद इन समथिंग, बट देयर इज वन थिंग, वन ऑफ द स्कॉलर आल्सो सेड, देन इफ you mistakes once, then it is a mistake, but if you repeat that mistake then it is your decision, it is not a mistake। so be very careful about this thing। हमारे पास मैनेजमेंट में इतनी ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा स्केर्स होते हैं। सो वी कैन नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो रिमेंबर दिस थिंग एंड रिमेंबर, I must say that remember this quotation that mistake once is a mistake, but when you repeat the mistake again, it is not a mistake, it is then your decision। आप decision आप जो हैं वो जानबूझकर वो मिस्टेक कर रहे हैं, सो इट्स योर डिसीजन नाउ। सो हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर। इनोवेटिव कल्चर के अंदर जो हमारे पास है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग है, दैट इज द चैलेंज एंड इन्वॉल्वमेंट। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टेकिंग चैलेंज, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग रिस्क, इन्वॉल्वमेंट जो है वहां पर आपके पास जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट आपके पास जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जो है आप उस चैलेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी उसको क्या कर सकेंगे, आप जो है टाइम दे सकेंगे और उसको प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर सकेंगे। फ्रीडम, ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसा मैंने बात की कि जब आप इनोवेटिव की बात करते हैं, आप इन्वॉल्वमेंट की बात, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, देन यू हैव टू गिव फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज। आपको फ्रीडम भी देनी है, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। दैट इज द वे आप एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट करते हैं, बिकॉज देयर इज अ क्रिएटिव कल्चर। ट्रस्ट एंड ओपननेस, यू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब आप किसी को एंड ओपननेस, एंड यू आर ओपन टू डिस्कस द मैटर, यू आर ओपन टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, यू आर ओपन, मीन देयर इज समथिंग ओपन एनवायरनमेंट, दैट something like that। so this is the way that you trust your employees, you are very much open, you are just providing them freedom in the decision making process and the resource usage, ठीक है, making mistakes, ठीक है, and then this is the way that you just provide them the challenging and involving environment। हमारे पास playfulness / humor, of course you enjoy the things, not only this that you are just only providing them challenging thing। conflict resolution, there is a specific, there are something standardized conflict
conflict resolution mechanism, ठीक है, whether it is a intrapersonal conflict, interpersonal conflict और interdepartmental conflict, आप उसको जो है properly resolve करते हैं. Debates, you just in innovative culture, the managers or organization, they are more focused on the something brainstorming and open discussion. हमारे पास जो उसके ऊपर फोकस किया जाए. Decisions were not made at the top level, something like no, but they are more focused on the debates. वो debates करवाते हैं whenever they before they take the decision, they just debates. हमारे पास debates चल risk taking फैक्टर जहाँ पर जो आपके पास ज्यादा है. तो आपने देखा हमारे पास जो हमारे पास इनोवेटिव कल्चर्स है, ये हमारे पास हमेशा चैलेंजिंग जो है वो टास्क देते हैं. रिस्क जो है उसको जो है वो प्रोमिनेंट रखा जाता है, रिस्क टेकिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है. देन देयर इज अ फैक्टर ऑफ द ट्रस्ट and openness. Then the another important thing is the something freedom. जो आपके पास फ्रीडम का फैक्टर है वो आपके पास बहुत ज्यादा है. देन आपके पास कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिबेट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है डिसीजन वैसे नहीं लेते बल्कि आप एक ओपन डिबेट करते हैं. व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू जस्ट समथिंग ब्रिंग अप विद द डिबेट्स. आप डिबेट्स करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए. एंड देन ईच एंड एवरीबॉडी, एज वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड देम विद द फ्रीडम, ठीक है, एंड वी ट्रस्ट देम, whatever they are giving they will give their honest opinion to us. तो वहां पर आपके पास जो है चीजें और सिनेरियोज जो है बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंटली जो है वो आपके पास एक्ट करेंगे. यहाँ पर सजेशन फॉर द मैनेजर्स, क्रिएटिंग अ मोर एथिकल कल्चर. इफ यू वांट टू बी समथिंग क्रिएटिंग अ मोर एथिकल कल्चर, देन देयर आर फ्यू सजेशंस. बी अ विजिबल रोल मॉडल. मैनेजर्स मस्ट हैव टू एक्ट एज अ रोल मॉडल, ठीक है. बी अ विजिबल रोल मॉडल, ऐसा रोल मॉडल जो कि मतलब जिसपे सीखा जा सके, जो दिखाई भी दे लोगों को. समथिंग लाइक कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशंस. Managers have to communicate what are the ethical expectations, and this thing must be communicated and conveyed properly to the employees. Employees को ये बात पता होनी चाहिए, convey होनी चाहिए कि हमारे पास जो है ये ethical expectations जो है इनको जो है क्या होना चाहिए कि fulfill करना है, ठीक है. If you not communicate the ethical expectation and something happened, then mean the employees maybe they are not answerable to you because you yet not communicated that what is actually ethical expectations from your end, from organization end. तो आपको पास of course जब भी न्यू एम्प्लॉय आया तो उनको एक एथिकल एक्सपेक्टेशंस जो है हमें ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एथिकल एक्सपेक्टेशंस हैं, यू मस्ट हैव टू फुलफिल दीज, ठीक है. यू मस्ट हैव टू फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस, वो करनी है आपने. प्रोवाइड एथिक्स ट्रेनिंग्स. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एथिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें. इनिशियली हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एथिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. दीज आर द रूल्स रेगुलेशन, दीज आर सम ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑन दैट दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग. वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है, जो न्यू कमर है, वो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और उसे पता चल जाए कि मुझसे ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं. विजिबली रिवॉर्ड ethical acts and punish unethical ones. Another important measure जो मैनेजर्स ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है ethical practices करता है और ethics को properly follow करता है, so there is one way of motivation that you should reward them. कि हमारे पास इस साल जो है बेस्ट ethical practices इस बंदे ने की तो आप उसे रिवॉर्ड करें. इफ somebody is not following, देन आप क्या करें, उसको जो है पनिश करें. व्हेन यू पनिश समबॉडी तो आपके पास दिस इज अ लेसन फॉर द अदर्स कि इफ वी शुड नॉट फॉलो द ethical values, ethical consideration, ethical cultures, the consideration for the ethical cultures, of course there is something punishment is there, तो वो उनके लिए problematic होगी, ठीक है. sometime mean it's better to give lesson to one so that the other take lesson from him or her, ठीक है. Provide a protective mechanism so employees can discuss ethical dilemmas and report unethical behavior without fear. There must be openness within the organization. Open door policy को जो है फोकस होना चाहिए. एथिकल अगर आप जो है वो कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, सो दैट देयर मस्ट बी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो एम्प्लॉयज कैन डिस्कस एथिकल डायलेमास. एम्प्लॉयज जो हैं वो आकर एथिकल डायलेमास जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं एथिकली, उनको आगे डिस्कस कर सकें, ठीक है. और जो भी हमारे पास अनएथिकल बिहेवियर है विदाउट फियर्स, आपके पास डर खौफ ना हो, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम डिस्कस एंड देन सम व्हाटएवर मेजर दे हैव टू टेक दे विल टेक. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास है. सो दीज आर द 5 major points for managers which may be helpful for managers to create
and ethical culture. Organization culture, creating a customer responsive culture. Of course we are most of the firms, they are manufacturing firms या बहुत ज़्यादा जो firms हैं in the business, they already have to interact with the client, with the customer. So what are the organizational culture issue? So we are going to discuss that how can we create a customer responsive culture. Hiring the right type of employee, one with a strong interest in serving the customers. ठीक है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कस्टमर के जो बिलीव्स है, जो सेट ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ लेंगे जिनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, उनका इंटरेस्ट जो है उस जॉब के अंदर ज़्यादा है, एंड दे आर, अगर इंटरेस्ट होगा तो ऑफकोर्स दे विल फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड रोल्स, उसको ऑफकोर्स वो लोग जो है वो फॉलो करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यही है कि आपके पास जब स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सर्विंग द क्लाइंट, तो वो अच्छी तरह से क्या करेगा, कस्टमर की केयर करेगा, कस्टमर को जो है आपके पास जो है वो सर्व करेगा. दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. हैविंग फ्यू रिजिड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, रिजिड रूल्स बहुत कम हो, प्रोसीजर रेगुलेशन के ऊपर ज्यादा ना हो, बस हो. यूजिंग वाइड स्प्रेड इन एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, आप जो है कस्टमर एम्पावरमेंट पर ज्यादा फोकस करें. ठीक है, कस्टमर एम्पावर्ड होंगे, कमिटेड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो ऑफकोर्स कस्टमर रिस्पॉन्सिव जो आपके पास जो वो ज्यादा होगी. हैविंग गुड लिसनिंग स्किल्स इन रिलेटिंग टू द कस्टमर मैसेजेस, व्हाट एवर कस्टमर फीडबैक इज, मीन आपके पास अच्छी लिसनिंग स्किल हो कि उसको जो है आप अच्छी तरह से आंसर कर सकें. प्रोवाइडिंग रोल क्लियरिटी टू द एम्प्लॉयज टू रिड्यूस एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन. दिस इज वन ऑफ द कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर दैट यू शुड assign role to the employees which are something very much match with the specialization के साथ जो है वो मैच करना चाहिए. ठीक है, it will surely decrease the level of conflict and increase the job satisfaction among employees. Having conscious caring employee willing to take initiatives. हमारे पास जो है एम्प्लॉय केयर और जो इनिशिएटिव्स है एम्प्लॉय की केयर के वो भी है जरूरी है लेने. Another important thing is the workplace spirituality. This is a very unique and important topic nowadays. Workplace spirituality. हमारे पास जो है spirituality and organization culture. How spirituality is linked with the organization culture. So first of all, we should discuss that what is the workplace spirituality. Then we should discuss the characteristics of the workplace spirituality. Workplace spirituality, the recognition that the people have an inner life that nourishes and is nourished by meaningful work that take place in the context of the community. This thing is something inner word. This is something the recognition by the employer that the employee has some inner word as well. The employees have some inner word. ठीक है, they are not only responsible for the organizational work there, but they are morally or ethically they are bound internally to do something for the society, contribute something socially. ठीक है, in the context of society जो है वो चीज करना चाहिए. तो this is workplace spirituality, the recognition that the people have inner world life. इस चीज को first of all recognize करना. You have to admit, the management have to admit that there is something which is called spirituality. ठीक है, which is inner word of the employee that nourishes and nourished by the meaningful word, and that nourishes जो कि बढ़ती है and nourished और बढ़ाई जा सकती है by a meaningful work, किसी एक मीनिंगफुल टास्क के साथ, दैट टेक प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी की जो है आपके पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास हो रहा हो. देयर आर 5 characteristics of the spiritual organizations. First of all, strong sense of purpose. They are very much committed with the purpose, what the purpose of organization is. ठीक है, the organization something remind their employees again and again that this is the purpose we are here. Our main purpose is to serve this thing or that thing, whatever the requirement is. हमारे पास organization का focus सब जो है ज़्यादा होता है. Focus on the individual development. They are more focused toward the organizational development as well as the individual development. आपके पास जो है trust and openness. This is another important factor in the spiritual organization, that they trust their employees and they are open to share the information and they are open to listen the criticism from the employees. ठीक है, if there is a problem you can directly go and discuss with your employee. Employee commitment, employee empowerment, this is a very important factor here. Employee empowerment, I again repeat that there are the 4 important things in the employee empowerment. First of all, participation in the decision making. You just give the something, you give the chance
you give the chance to employees to participate in the decision making process. The second important thing is the decision making. After decision making process, second thing is the access to information. You just provide them with the information. Then third important thing is the capacity building. You just improve their skills. Advancement in career is something very much linked with the इम्प्रूवमेंट इन द स्किल्स, ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके अंदर जो है आप ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं और एम्प्लॉय को जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी. सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द एम्पावरमेंट. पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, सेकेंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लास्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर. टॉलरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सप्रेशंस. इफ समथिंग बैड हैपन, there must be some tolerance factor, not like it happened once and just punished. No, there must be some tolerance factor, ठीक है, होना जरूरी. So this is the characteristics of spiritual organizations. So what are the benefits of this spirituality? Improved employee productivity. ऑफ कोर्स हमारे पास जब एक ओपन एनवायरनमेंट होगा, एम्पावरमेंट आपके पास होगी, ठीक है, टॉलरेंस लेवल लो होगा, तो आपके पास एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके पास इन्हांस होगी. रिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉय जो टर्नओवर जॉब छोड़ जाना वो आपके पास कम होगा, बिकॉज एम्प्लॉय दे आर मोर कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. आपके पास स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विल इन्हांस. इंक्रीज क्रिएटिविटी बिकॉज योर ओपन. एम्पावरमेंट भी है, ठीक है, टॉलरेंस लेवल लो है, तो ऑफ कोर्स द क्रिएटिविटी लेवल विल इंक्रीज. इनोवेशन का आपके पास जो है वो आइडिया ज्यादा होंगे. इंक्रीज्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा. इंक्रीज टीम परफॉर्मेंसेस. ओके, आपके पास जो टीम परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास इन्हांस होगी. अगर हर एक इंडिविजुअल कमिटेड होगा तो जो बहुत सारे कमिटेड लोग मिलेंगे तो आपके पास ओवरऑल कमिटमेंट लेवल जो है आपके पास जो है वो बढ़ जाएगा. इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड द अनदर फैक्टर इसका आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी. This is all about the culture. We discussed about the culture. We discuss about the spirituality, workplace spirituality, characteristics of the spirituality, spiritual character, and then we discussed about the importance of the spiritual character. Now we're defining the external environment. This is one of the important factor. In this, we should discuss what is the external environment, what are the components of external environment. Then we should discuss about the stakeholders. Who are the stakeholders? What are the important key stakeholders? We should discuss this in detail. External factor, हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास आपके पास जो भी स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं, एम्प्लॉयज हैं, रिसोर्सेज आपके पास हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी कुछ है, these are all internal resources. But whatever decisions taken in the internal environment, these are influenced by the external environment. External environment हमारे पास जो है, जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दैट थिंग इज दैट जो हमारे पास फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लेना है आपने, वो बाहर से लेना है, सेल आपने जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को करना है. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो आपको चीज़ें जो है मैनेज करनी है. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्टिविटी को. सो इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ऑल दीज फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ठीक है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट से बाहर की चीजें वो हमारे पास जो है वो इफेक्ट करता है. जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो मेजर हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज तो आप इसको ले लें, जो आजकल के दौर में हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या इंटरनेशनलाइजेशन हमारे पास एक फैक्टर है. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी देखें, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके पास टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर ले आना या ऑटोमेशन ले आना इससे नहीं है, बल्कि आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी जो है आपके पास वहां पर भी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है. अगर आपके पास मशीनरी पुरानी है और अब आपके पास जो मशीनरी है वो नई है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस जो है काम करने का वो आपके पास डिफरेंट होगा, वहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगी वो आपका लेवल जो है वो आपका अलग होगा. तो जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ आपके पास इंटरनली नहीं करती बल्कि एक्सटर्नली भी जो है वो आपको जो है डिस्टर्ब करती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ फर्म है और वो टेक्नोलॉजिकली जो है मोर एडवांस्ड है, ठीक है, मीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस मीन दैट दे हैव
मोर कम्प्लेक्स एंड स्पोर्टेड प्रोसेसेस, आपके पास प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्पोर्ट है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे यहाँ पे जो है ज्यादा आपके पास जो है फोकस है। मतलब ये हुआ कि वो लेस इनपुट लेती हैं और आपके पास जो है वो मोर आउटकम देती हैं। दे आर इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट हैं इन द केस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। तो आपके पास जो है टेक्नोलॉजी हर जगह पर आपके पास कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, जब ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक ऑटोमेट हुई तो जो आपके पास लोग 10 बंदे काम करते थे, अब वो एक कंप्यूटर आपके पास जो है सारे आपके पास काम करता है, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो रिड्यूस हो गई आपको, ठीक है। नो डाउट विद दैट हम जिस तरह बात करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय जॉब जो है वो रिप्लेसमेंट जॉब जो है वो कम हो गई, ऐसा नहीं हुआ। आप अगर जो इसकी कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन आप ई कॉमर्स के अंदर देखते हैं तो आपके पास देखेंगे कितना ज्यादा जो बिजनेस आपके पास जो है वो इन्हांस हुए हैं, ठीक है। आपके पास वेबसाइट्स का बनना, आपके पास बिजनेसेस का ऑनलाइन हो जाना, फिर आपका प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सेस जो है ग्लोबली जो है वो हो जाना, दिस इज समथिंग वेरी मच गुड कि आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा एक फैक्टर है जो कि आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स देखें तो देयर आर द टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हैव अ डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के लॉज हैं, टैक्स इम्पोज कर देना, सो दीज आर डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द organization. So this is a more specific environment. General environment, broad economic, social, political, legal, demographic, technological, global condition that may affect the organization, that may has impact. हर organization के ऊपर इसका impact नहीं होगा. For example आपके पास WTO World Trade Organization, ठीक है, जब ये ट्रीटी साइन हुई आपके पास एक रूल साइन हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने जो मटेरियल था, जो प्रोडक्ट था उसको वो एक्सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर जो है वो डायरेक्ट उसका जो है इम्पैक्ट पड़ा। तो दैट इज द जर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जब तक ISO क्वालिटी इंश्योरेंस जो है नहीं लेंगी तब तक वो अपने प्रोडक्ट का जो है वो किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो सेल नहीं कर सकती। सो दिस थिंग इज अगेन एंड समथिंग के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो इम्पोज किया गया उस लॉ, और उस वजह से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या हुआ कि डिस्टर्ब हुआ, जो है क्या हुआ, एक्सपोर्ट का बिजनेस। सो दिस इज अगेन रिक्वायरमेंट। So these are some of the important एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं और कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास जो है वो कर सकती है। दिस इंक्लूड बोथ द स्पेसिफिक एडवाइस जनरल एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए आपके पास सेंटर के अंदर है, यू हैव द सप्लायर्स, कस्टमर, कंपटीटर्स एंड पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, ये आपके पास होते हैं फैक्टर्स सारे के सारे आपके पास। देन वी हैव द इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन वी हैव द ग्लोबल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे पास सारे सारे हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं। देन यू हैव द कंपटीटर्स, कंपटीटर्स क्या करते हैं कि आपके पास जो है कम्पीट करते हैं प्रोडक्ट को, आपके जो प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है वो भी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सो हाउ टू डील विद द कंपटीटर, हाउ टू डील विद द कस्टमर, हाउ टू डील विद द सप्लायर, हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, ठीक है, हमारे पास समथिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में वी वांट टू कंट्रोल आवर सप्लायर्स, ठीक है, हमारे पास सप्लायर जो है उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके पास प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, और आपके पास नो डाउट एक सप्लायर जो है वो आपको कंट्रोल भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की जो है अगर आप डिपेंडेंट हो सप्लायर के ऊपर तो इट्स मीन योर होल इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन वन सप्लाई। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज समथिंग, it is suggested that you should have your own raw material। अगर आपके पास वर्क फोर्स है and you are strong enough तो अपना जो है वो सप्लाई चेन का सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड जो है वो अपनी जो है उनके फॉर्म्स हैं, चिकन फॉर्म्स हैं उनके, ठीक है, या मैकडोनल्ड को आप देखें तो अपने जो है वो पोटैटो फॉर्म्स हैं, जो क्वालिटी उनको रिक्वायर्ड है वो अपने पोटैटो फॉर्म से उसी क्वालिटी की जो है पोटैटो जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। सिमिलरली आपके पास जो है सप्लायर का नेटवर्क होना, वर्टिकल इंटीग्रेशन जो हमारे पास है। वहाँ पर हम बात करते हैं सप्लायर्स के बारे में कि आपका सप्लायर पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सप्लायर्स आपके पास जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द मेन कंट्री और एरिया और द टेरिटरी, वो डिपेंडेंट होते हैं उन सप्लायर्स के ऊपर, रिटेलर्स और सेलर्स के ऊपर, ठीक है। समटाइम वो
जो है वो कंट्रोल करते हैं आप किसको, कस्टमर तक सामान पहुंचाना उन तक होता है। तो इट्स बेटर दैट यू शुड हैव योर ओन सप्लाई नेटवर्क। सिमिलरली कंपटीटर्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप अपने कंपटीटर्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कंपटीटर के साथ आप किस तरह से कम्पीट कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल लेबर यूनियंस हैं, ठीक है। लेबर यूनियन का मेन फंक्शन आपके पास ये होता है कि इंडिविजुअल जो है प्रॉब्लम को शायद में भी ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से जो है बात ना सुने, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जो इंडिविजुअल प्रेशर ग्रुप्स है आपके पास, अब पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, उनके तहत जब बात जाएगी आपके पास तो मे बी द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, आपके पास सॉल्व हो जाए। आपके पास हाउ द एनवायरनमेंट इफेक्ट मैनेजर्स, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक हमने बात की थी, हमारे पास डिसीजन 3 टाइप्स के होते हैं, हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेनिटी हमारे पास है, ठीक है, रिस्क हमारे पास है। तो डिसीजन के अंदर प्रॉब्लम हमारे पास रहते हैं। तो हाउ मैनेजर्स एक्चुअली, हाउ एनवायरमेंट इफेक्ट मैनेजर, वी शुड डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, द एक्सटेंट टू विच मैनेजर हैव नॉलेज of and are able to predict change their organization external environment is affected by complexity of the environment, degree of the change in the environmental component। external environment को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, they always change। आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा आपके पास क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, वो आपके पास कंट्रोल में कभी भी आपके पास नहीं रहती, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इशू विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के गवर्नमेंट के लॉ में चेंज होना, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है तो व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी समथिंग, व्हाट मेजर्स वी शुड टेक, दैट वी शुड समथिंग डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स, या हर वो फैक्टर जो एक्सटर्नली हो रहा है वो हमें इफेक्ट कर रहा है, हम उसे किस तरह से हम कैटर करें, ठीक है। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नॉलेज एंड are able to predict changes their organization। अब it's all depend on the managers forecasting technique, that how he foresee, ठीक है, वो किस तरह से जो है फोरसी करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्टेटस क्या है, आगे क्या होगा, वो उसको किस तरह से देखता है हमारे पास। दिस थिंग इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो मैनेजर्स हैव नॉलेज ऑफ एंड आर एबल टू प्रेडिक्ट चेंज और ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इज अफेक्टेड बाय कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे पास एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना कम्प्लेक्स है उसको डिपेंड करता है द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कितने वेरिएबल या कितने कंपोनेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज, अवेयरनेस और सोल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट द एम्पावरमेंट। डिग्री ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट के अंदर कितनी चेंज आएगी तो कितनी इंटरनल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी, इस चीज का नॉलेज और इसको प्रिडिक्ट करना। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजर्स। हाउ डायनामिक और स्टेबल द एनवायरमेंट इज, स्टेबल आपका एनवायरमेंट जो है वो स्टेबल है या डायनामिक है, कितना ज्यादा जो है वो चेंज आएगी तो उस चेंज से कितना ज्यादा आपके पास जो है वो इफेक्ट होगा। दीज थिंग्स अगेन द मैनेजेबल एंड मस्ट बी नेगोशिएटेबल। आपके पास मैनेजर उसके बारे में नॉलेज जो है वो होना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, हमारे पास स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस, लाइक अब हमने बात की कि हमारे पास कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, अब हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के। हमारे पास क्लाइंट स्टेक होल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिव कल्चर का होना भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस दैट व्हाट इज द स्टेक होल्डर्स, एनी कंस्टिट्यूएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट दैट आर अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एंड एक्शन। कोई भी ऐसी चीज या ऐसा बंदा या ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज जो इफेक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन से, दैट थिंग्स कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। वो आपके पास स्टेक होल्डर, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्राइस में चेंज की, सो डायरेक्टली इफेक्ट यू आर डायरेक्टली दैट प्राइस चेंज डायरेक्टली इफेक्ट द कस्टमर। आपने रिवॉर्ड पॉलिसी में चेंज की, डायरेक्टली इफेक्टेड, इट डायरेक्टली इफेक्ट योर एम्प्लॉयज, ठीक है। आपने जो है सिमिलरली आपके पास सप्लायर्स हैं, आपके पास जो समथिंग जो आपके बायर्स हैं, जो आपके डिफरेंट और कंपोनेंट्स हैं। वी शुड डिस्कस लेटर कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी वजह से आपने एक डिसीजन लिया और आप डिसीजन से इफेक्ट होता है जो भी, तो that thing is a stakeholder. Why stakeholder? Why to manage stakeholder relationship? Yes, it is an important question. It can lead to improved organizational performance. अगर आपके पास stakeholders के बारे में आपको information होगी कि किस डिसीजन से कौन सा बंदा इफेक्ट होगा, तो you can better manage your resources, you can better something think कि हमने डिसीजन कैसे लेना और किस हम चीज़ों को जो है मैनेज करना है। It's the right thing to do given the interdependence of the organization and its external stakeholder. It's good thing that you are giving interdependence to the organization, but of course you have to reconsider your decisions because there are some stakeholders which are dependent on your decision. Managing stakeholder relationship, so there are the 4 important steps you should have to take
ठीक है, to manage that stakeholder. First of all, identify the organization external stakeholders. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने एक इंटरनल डिसीजन लेना है और आपके इस इंटरनल डिसीजन से कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपके पास क्या हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा आपने जो है वो फोकस करना है कि आपके पास आपने फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लिया कि आपने जो है कंपनी के अंदर जो प्राइसेस थी प्रोडक्ट की वो बढ़ा दी। अब वो प्राइस का बढ़ाना जो है आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करेगा आपके पास किसको, आपके कस्टमर को, जो आपके प्रोडक्ट का जो है वो यूजर है। अब यहाँ पर जो आपका जो इंटरनल डिसीजन है, ऑफ कोर्स वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज द कंपटीटर। कंपटीटर इफेक्ट नहीं होगा आपके डिसीजन से, बट कंपटीटर मे डेवलप अ स्ट्रेटेजी विच मे बी बेनिफिशियल टू हिम। अगर कंपटीटर आपका आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम कर देता है और क्वालिटी उसकी ऑलरेडी उसके बराबर है, वो उसका प्रोडक्ट आपके इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट है, तो ऑफ कोर्स आपका जो है मार्केट शेयर जो है कम होने का जो है वो चांस जो है वो ज्यादा है। सो दिस थिंग इज वेरी मच केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिटरमिन द पार्टिकुलर इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। Of course, we already know that who are the stakeholders in the first step. We already identified the stakeholder. Now the important thing is that what are the particular interests and concerns of each and every stakeholder. हमें हर एक उस stakeholder का जो है वो इंटरेस्ट और उसके जो कंसर्न्स हैं उसको जो है हमको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, ठीक है, और वो किस तरह से जो है वो मैनेज होंगे। जब तक आप उनके कंसर्न्स और इंटरेस्ट से जो है वो वाकिफ नहीं होंगे, आप जो है वो बेहतर तरीके से उनको जो है अपने रिलेशनशिप उनके साथ जो है मैनेज नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर हैज इट्स ओन इंटरेस्ट। हम कस्टमर लेवल पर बात करें, दे आर मोर समथिंग क्वालिटी कॉन्शियस एंड दे आर मोस्ट कॉन्शियस अबाउट द प्राइस। तो आपको कस्टमर का इंटरेस्ट है ये, तो यू हैव वट एवर डिसीजन यू शुड टेक, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज कस्टमर इंटरेस्ट। So how decide how critical each external stakeholder is to organization. How critical इस stakeholder की कितनी importance है। अगर हम डिसीजन के अंदर इसको निगेट करते हैं तो क्या it will affect the organization internal performance or not। अगर it is for example हम गवर्नमेंट को निगलेक्ट कर दें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन हम उन्हें छोड़ दें, हम अपना बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गवर्नमेंट इज समथिंग विच कैन ऑफ कोर्स मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वो हमारे बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव द कंट्रोल, दे द गवर्नमेंट इज अथॉरिटी। तो आपके पास ये चीज है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाउ क्रिटिकल दैट stakeholder is and how it can affect the organization internal environment. Determine how to manage it in real external stakeholder relationship. First of all, the most important thing that you should identify which stakeholder is critical, and then you start working on this thing that how to manage it in real internal external stakeholder. फिर जो भी आपके पास एक individual है, identified stakeholders हैं जो important कंट्रीब्यूटर हैं आपके पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इफेक्ट कर सकते हैं आपके इंटरनल प्रोसेस को, आप मीन समथिंग मैनेज और यू जस्ट चॉक आउट अ प्लान दैट हाउ यू कैन समथिंग मैनेज योर रिलेशनशिप विद ईच आइडेंटिफाइड की स्टेक होल्डर। जो हमारे पास की स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपसे चीजें परचेज करते हैं, आपकी चीजें खरीदते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स, ऑफ कोर्स सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स हमारे पास हैं जो कि आपके जो है इसको जो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। देन योर कंपटीटर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे आर समहाउ इफेक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, आपके पास ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो हैं वो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। देन द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट आपको इफेक्ट कर सकता है। दिस इज अनदर स्टेक होल्डर। मीडिया, यस मीडिया, जो पब्लिशिंग मीडिया आपके पास है, ठीक है, टीवी है, डिफरेंट चीजें हैं, वो आपके पास ऑफ कोर्स जो है वो आपके समथिंग इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेक होल्डर है। देन योर सप्लायर, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। देन द कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज फॉर एग्जांपल जिनके लिए आप काम करते हैं या जो डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं आपके बिजनेस से, उनके बारे में देखना समथिंग। शेयर होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। देन द यूनियन, लेबर यूनियंस, and then most important thing is the employee. So this is the list of the organizational stakeholder which may impact the organization. So we are end up with the lecture. First now we should summarize our lecture. आज के लेक्चर में हमने बात की सोशलाइजेशन के प्रोसेस के। हमने सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो 3 स्टेप्स देखे,
ठीक है, इनिशियली हमने देखा, फिर हमने उसको मिडिल स्टेज में देखा, फिर हमने एंड में उसको मेटामॉर्फोसिस फेज में देखा किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन हमारा जो फोकस रहा, हमने बात की कि हाउ द मैनेजमेंट फंक्शंस, जो 4 मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, हाउ कल्चर इफेक्ट दोज 4 मैनेजमेंट फंक्शंस, हमने उसके ऊपर फोकस किया, हमने बात की। देन वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमने बात की स्टेक होल्डर्स की, फिर हमने आइडेंटिफाई किए, फिर हमने एक प्रोसेस देखा कि हाउ कैन वी बेटर मैनेज आवर रिलेशनशिप विद अवर की स्टेक होल्डर्स, और फिर हमने लिस्ट देखी ओवरऑल की स्टेक होल्डर्स के पास। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज मेंट बाय द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ द फर्म्स are social responsible. They're only not responsible to provide the product, but there are some other social responsibilities which they have to manage. Then obligation to responsiveness, ये हमारे पास किस तरह से होगा, that obligation को समझें और फिर उसके ऊपर response भी करें. Factor that affect the employees ethics we should discuss, and then we should discuss about the stages of the moral development. Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.